हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का पार्ट 2। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम क्या देखते थे कि जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यानी कि सोर्सेज से डेस्टिनेशन तक का जो सफर है उसको जब हम कर रहे हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो कम से कम किस कॉस्ट में ये काम किया जा सकता है वो हम देखते थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। अलग अलग उसमें हमने मेथड्स देखे थे। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये भी एक तरह की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है कि असाइनमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर टास्क हमारे पास हैं, कुछ जॉब्स हैं और कुछ ऑपरेटर्स हैं। यानी कि टास्क है, कुछ काम है और काम करने वाले हैं। तो वो जो लोग हैं कम से कम कितने टाइम में वो काम कर सकते हैं, इस तरह से हमें असाइन करना होता है जॉब्स को अपने वर्कर्स को या फिर ऑपरेटर्स को। ये हम करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में। और असाइनमेंट प्रॉब्लम भी बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन की तरह दो तरह की होती है, या तो बैलेंस्ड होगी या फिर अनबैलेंस्ड होगी। अगर बैलेंस्ड है तो इसका मतलब होता है कि उसमें रोज और कॉलम्स बराबर हैं। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन होती है, उस मैट्रिक्स में जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे साहब बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। और अगर अनबैलेंस्ड है इसका मतलब रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है, या तो रोज ज्यादा होंगी या फिर कॉलम ज्यादा हो सकते हैं। और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करते थे सेम काम कि डमी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो या तो डमी रो लगानी पड़ेगी या फिर डमी कॉलम यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए। और एक बार जब वो बैलेंस में कन्वर्ट हो गई तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर हम समझ रहे हैं रिडक्शन थ्योरम या फिर इसी का नाम है हंगेरियन मेथड। और इसमें क्या करना है साहब, दो स्टेप्स में काम होगा, दो फेजेस में काम होगा। कहा जाए तो फेज 1 होता है रो एंड कॉलम रिडक्शन और फेज 2 है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये लेक्चर जो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं देख रहे हैं, इसमें हम पहला काम करने वाले हैं क्योंकि आज ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसके स्टेप समझने बहुत जरूरी हैं। तो आज आप लोग क्या करिए कि साहब एक रजिस्टर एक नोटबुक निकाल लीजिए, पेन जरूर होना चाहिए साथ में। और फिर जो स्टेप्स मैं यहाँ पर बता रहा हूं कुछ लिख दिए हैं, कुछ डिक्टेट किए जाएंगे, उनको पहले आप नोट कर लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चन पे आए तो आपको पता रहे कि साहब हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले जो है प्रॉपरली यहाँ पर एक जगह सारे स्टेप कर दिए गए हैं, वो स्टेप समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो रेफरेंस लेते रहेंगे इन्हीं स्टेप्स में से, ठीक है ना। तो स्टेप 1 क्या करना है साहब, स्टेप 1 में नाम क्या है फेज का, रो एंड कॉलम रिडक्शन। इसमें दो स्टेप है। क्या कह रहे हैं साहब, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ दैट रो। इसको नोट कर लीजिए। मतलब क्या है इसका कि हम क्या बताया भाई, मैट्रिक्स रखी होगी, उस मैट्रिक्स में हमें रोज को देखना है और हर रो में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उठा के रख लेंगे। किस तरह से कि सपोज कीजिए भाई ये एक मैट्रिक्स है, उसमें आपने ऐसा करके देखा जो मिनिमम वैल्यू यहां लिख दी, ऐसे देखा मिनिमम वैल्यू यहां लिख दी, ऐसे देखा मिनिमम वैल्यू यहां लिख दी, सही है ना। तो मिनिमम वैल्यू जब मिल जाएगी उसके बाद हर वैल्यू में से उस मिनिमम वैल्यू को माइनस करके एक नई मैट्रिक्स जो है यहां पर जनरेट कर ली जाएगी, सही है ना। नई मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई मेरे पास हर रो में छोटा नंबर कौन सा है, और जब नंबर मिल जाएगा फिर उस नंबर को हर वैल्यू में से माइनस करते जाइए। ये हो गया स्टेप 1। फिर आएंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या करना है साहब, स्टेप 2 में सेम वही काम करना है, लेकिन इस बार करना है उन्हें कॉलम के हिसाब से। सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ दैट कॉलम। इसका मतलब जो काम पहले इस तरह हुआ था अब वो काम आपको इस तरह करना है। ऐसे देखेंगे छोटा नंबर यहां लिख लेंगे, ऐसे देखेंगे छोटा नंबर यहां लिख लेंगे, ऐसे देखेंगे छोटा नंबर यहां लिख लेंगे। इसका मतलब इस बार हमें मिनिमम वैल्यूज के पास जाना है। और मिनिमम वैल्यूज किसकी जानी है, रोज के हिसाब से नहीं बल्कि कॉलम के हिसाब से। पहले देखा था रो के हिसाब से, अब देखेंगे कॉलम के हिसाब से। और फिर सेम काम, जो ये हमारे पास वैल्यू आई है उसको हर नंबर में से माइनस करते जाएंगे, हर कॉलम के नंबर में से, है ना, कॉलम की जो वैल्यूज हैं उसमें से माइनस करते जाएंगे और उसके बाद फिर एक नई वैल्यू हमें मिल जाएगी। और ये हम काम क्यों कर रहे हैं, इस काम को करने के बाद क्या होता है कि कुछ वैल्यूज हैं जो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, जीरो में। कुछ वैल्यूज किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, जीरो में। बाकी वैल्यूज कन्वर्ट नहीं होंगी, लेकिन कुछ वैल्यूज क्या होगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो मैं बोल रहा हूं उसको चाहे तो आप इंग्लिश हिंदी उर्दू में जो आपको अच्छा लगे लिख भी लीजिए, क्योंकि पता रहे हम क्या कर रहे हैं। और ये तो आपको नोट करना ही करना है ना। स्टेप 1, ईच रो में से छोटा नंबर ढूंढेंगे, नंबर ढूंढने के बाद माइनस कर लेंगे। स्टेप 2, हर कॉलम में से छोटा नंबर ढूंढेंगे, मिलने के बाद माइनस कर लेंगे। फेज 1 खत्म, एक काम आपने कर लिया, खत्म कर देंगे इसको। अब आ जाएंगे साहब फेज 2 की तरफ। फेज 2 में क्या कर रहे हैं, अब आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं।
ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या करना होता है इसमें? इसमें 5 स्टेप हैं। फेज 1 में 2 थे, फेज 2 में 5 स्टेप्स हमारे पास हैं। स्टेप 1 कह रहा है ड्रॉ अ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस ऑफ द मैट्रिक्स। यहां पर क्या बात हुई थी? ये करने के बाद कुछ वैल्यू जीरो बन गई थी, कुछ वैल्यू जीरो बन गई थी। अब क्या कह रहा है कि उन जीरोस को हमें लाइंस के थ्रू कवर करना है। कैसे करना है समझेंगे भाई। यहां पर सपोज कीजिए वैल्यूज आ रही हैं, सपोज ही आ रहा है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, वो तो आप क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब समझ में आएगा, लेकिन लिखना जरूरी है, इसीलिए आज यहां पर आप आए हुए हैं। समझिए, इसको करने के लिए 2 स्टेप्स में काम होगा, यानी कि इस स्टेप के अंदर भी 2 स्टेप हैं। पहला है रो स्कैनिंग। क्या नाम है साहब? रो स्कैनिंग। रो स्कैनिंग, रोज ये होती है ना, स्कैन करने का मतलब है आपको सिर्फ देखना है, देखना है हर रो में, और देखकर अपने आप से एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? कि जिस रो को मैं देख रहा हूं क्या उसमें सिर्फ एक जीरो है? सिर्फ उसमें एक जीरो है? अगर है तो क्या करना है, और अगर नहीं है तो क्या करना है, इस बात को समझना है ना। तो खैर हमने कहा हाँ साहब इसमें एक जीरो है, तो अगर इसमें एक जीरो है तो उस जीरो के ऊपर स्क्वायर बना दीजिए। क्या करिए? स्क्वायर बना दीजिए, और स्क्वायर बना के वर्टिकल लाइन की हेल्प से, कैसी लाइन? वर्टिकल, उसको ऐसा बना दीजिए। ठीक है ना? तो इसका मतलब है हमने इस वाली ये जो कॉलम है इसको डिलीट कर दिया, ये मतलब होता है इसका। पहले देखेंगे कि क्या सिर्फ क्या करना है, ओनली 1 0 देखना है। अगर एक से ज्यादा है तो नहीं करेंगे स्क्वायर, एक है तब स्क्वायर बनेगा। तो ठीक है साहब, एक था स्क्वायर बनाया, लाइन बना दी। फिर रो 2 पे आए, रो 2 में देखा कि क्या यहां पर सिर्फ एक जीरो है? यार यहां तो एक नहीं है, 2 है, तो फिर उसको छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे? छोड़ दीजिए। नीचे आ जाइए, क्या यहां पर एक जीरो है? बिल्कुल है। स्क्वायर बनाइए और एक लाइन पास कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? फिर नीचे आ जाइए कि क्या यहां पर जीरो है? ध्यान रखेंगे वैसे तो ये जीरो है, लेकिन ये इस लाइन से ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो हमें देखने के लिए सिर्फ ये 2 ही वैल्यूज बचेंगी। तो हम ये कह देंगे यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। इस चीज को नोट करिए जरा, लिखिए जरा, मैं बोल रहा हूं इस चीज को नोट करेंगे जो अभी हमने किया है। क्या करना है? रो स्कैनिंग हेडिंग डालेंगे कि रो स्कैनिंग में हमें क्या करना है। तो लिखिए स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो, ये तो किया हमने, फर्स्ट रो से स्टार्ट किया। लिखिए स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने आप से आपने क्या पूछा था अभी कि भाई यहां पे एक जीरो है या एक से ज्यादा है, ये तो करना है। लिखिए इज देयर एग्जैक्टली 1 0 इन दैट रो। क्या क्वेश्चन पूछना है? इज देयर एग्जैक्टली 1 0 इन दैट रो। इफ यस, अगर ऐसा हुआ था तो क्या करा था हमने भाई? स्क्वायर बनाया था। लिखिए इफ यस मार्क अ स्क्वायर अराउंड दैट जीरो एंट्री। अगर एक जीरो है तो क्या कर दीजिए? यहां पर एक स्क्वायर बना दीजिए। आगे चलिए, एंड ड्रॉ अ लाइन। फिर एक लाइन बनाई थी, और लाइन कैसी? वर्टिकल। तो लिखिए ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दैट जीरो। उस जीरो से पास कराते हुए एंड तक एक पूरी वर्टिकल लाइन बना देंगे। फिर क्या करना है भाई? ये बात हुई इफ यस वाले की कि अगर हाँ साहब एक जीरो है तो क्या हुआ, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करना है? अदरवाइज स्किप दैट रो। यानी कि अगर यहां पर एक से ज्यादा है तो इसको स्किप कर दिया। जैसे हम यहां पर आए थे, यहां पर 2 जीरो थे, 2 जीरो होने की वजह से हमने इसको स्किप कर दिया था, हम नीचे आ गए थे इस वाली पे। और यहां फिर हमने वही करा कि हाँ साहब एक था, स्क्वायर बनाया, लाइन बना दी। नीचे आए, एक भी नहीं है, छोड़ दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर क्या करना है भाई? फिर लिखिए आगे, आफ्टर स्कैनिंग द लास्ट रो, यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे, चेक वेदर ऑल द जीरोस आर कवर्ड विद लाइंस। ये देखिए कि यहां तक आने के बाद क्या सारे जीरोस जो हैं वो लाइन से कवर हो चुके हैं या अभी बचे हुए हैं। तो क्योंकि हम देख पा रहे हैं भाई हमारे में तो 2 बचे हुए हैं, सारे तो कवर नहीं हुए। तो क्या कह रहा है देखना, इफ यस गो टू स्टेप 2। अगर ये सब हो जाता तो हम स्टेप 2 पे आते इस वाले पे, लेकिन अभी नहीं हुआ, अभी छोड़ दीजिए इसको। अभी तो क्या करना है, क्योंकि अभी ये नहीं हुआ तो अब हम चलेंगे। लिखिए अदरवाइज डू कॉलम स्कैनिंग। अदरवाइज डू कॉलम स्कैनिंग, यानी कि अगर ये नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? कॉलम स्कैनिंग की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो है कंडीशनल है,
कॉलम स्कैनिंग क्या है, कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि अगर सारे जीरो खत्म नहीं हुए तो इसको करेंगे, वरना नहीं करेंगे। खैर हमारे पास तो नहीं हुए, हमने क्वेश्चन लिखा इसी तरह से आपको समझाने के लिए। अब आप शुरू करेंगे कॉलम स्कैनिंग इस तरह से और देखेंगे बिल्कुल सेम जो आपने रो स्कैनिंग में किया था कि क्वेश्चन देखना है, अपने आप से पूछेंगे कि साहब जिस कॉलम की मैं बात कर रहा हूं क्या वहां पे सिर्फ एक जीरो है, तो यस यहां पे सिर्फ एक ही जीरो है, और क्योंकि एक है तो हम जानते हैं यहां पर एक स्क्वायर बना देंगे। लेकिन क्योंकि ये कॉलम स्कैनिंग है तो इस बार जो लाइन आएगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। इस बार जो लाइन पास करेंगे वो कैसी लाइन होगी, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होने वाली है। तो यहां से चलेंगे और ये बना देंगे बढ़िया सी एक लाइन, ठीक है ना। ऐसे देखा था कि जीरो है या नहीं, एक था, स्क्वायर बनाया, अगर यहाँ पे ये भी जीरो होता ये भी होता तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं ना, इसको समझिए। फिर हम आएंगे भाई सेकंड वाले पे, ये ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, इनको नहीं देखना हमें, इस पे आ गए। यहाँ पे देखेंगे भाई यहाँ तो कोई भी है ही नहीं, तो यानी कि बात खत्म हो चुकी है। अब हमें इसके आगे कुछ नहीं करना। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ड्रॉ अ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस ऑफ दैट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के सारे जीरोस को कवर कर लिया गया है रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग की हेल्प से। नोट करते आ रहे हैं ना, नोट करते रहिएगा। फिर हम चलेंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आसान है, क्या करना है, देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर जो हमने बनाए हैं, जैसे कि सपोज यहां पर है 1 2 3, 3 स्क्वायर है, क्या वो बराबर है नंबर ऑफ रोज के। मेरे पास रोज कौन सी हैं भाई, ये वाली 1 2 3 एंड 4, 4 रो हैं, रो है 4, नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, और स्क्वायर्स कितने बने हुए हैं 3, ये तो इक्वल नहीं है। तो क्या कहा जाएगा समझेंगे जरा। इफ यस गो टू स्टेप 5, इसका मतलब है क्वेश्चन खत्म कर देंगे आप, नीचे आ जाएंगे बिल्कुल स्टेप 5 पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, अदरवाइज गो टू स्टेप 3। क्या समझाया जा रहा है कि जब हम इतना कर लेंगे ना तो जो हमारे पास स्क्वायर्स बने होंगे उन स्क्वायर्स को हम देखेंगे कि क्या वो रोज के बराबर है। अगर है तो बढ़िया भाई साहब एंड पे आ जाओ, नहीं है तो अभी थोड़ी सी मेहनत और करनी है। क्या मेहनत है, स्टेप 3 पे आ जाएंगे। आइडेंटिफाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनडिलीटेड सेल वैल्यूज। यहां देख रहे हैं कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो अनडिलीटेड हैं, जैसे अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये है ना, ये वो वैल्यूज हैं जो आपको बची हुई नजर आ रही हैं, जिनसे एक भी लाइन पास नहीं होगी, वो अनडिलीटेड वैल्यू है। और इनमें कह रहा है साहब सबसे छोटा नंबर ढूंढिए। जैसे यहां पर हमारे एग्जाम्पल में छोटा नंबर 1 है ना। क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनडिलीटेड सेल वैल्यूज। तो 1 हो गया। अब इस 1 से खेल करना है आपको। क्या खेल करना है भाई, एड एट इंटरसेक्शंस। एक नई मैट्रिक्स डेवलप करेंगे और जहां जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां वहां पे इस स्मॉल वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को ऐड कर देंगे। और इंटरसेक्शन देखना यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, बस 2 जगह पे, यानी कि जहां पर आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मिल रही है आपस में। तो अगर मैं आपके लिए इसको बनाऊं तो देखना यहां पर जो 2 है, 2 की जगह पे 3 बन जाएगा और 4 की जगह पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 जगह पे इंटरसेक्शन हुआ है। तो इसमें ए पार्ट, बी पार्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनडिलीटेड वैल्यूज। इसका मतलब जो अनडिलीटेड वैल्यू थी उसमें से आप इस मिनिमम वैल्यू को 0 हो जाएगा। अब ये कैसे, क्योंकि 1 है ना, 1 में से बन गया 0। तो जैसे हम यहां पर आए तो 1 में से बन गया, ये हो गया 0, 2 में से बन गया 1 बचा, ठीक है ना। इसका कुछ नहीं करना, अनडिलीटेड में से माइनस करना है बस। ऐसे ही ये 3 और 2 है तो इस 3 में से चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से गया तो 1 बचा, 4 4 है तो 3 3 हो गया। समझाने वाली बात यह है कि जो वैल्यूज आपकी बची हुई हैं उनमें से तो माइनस करना है, और जो इंटरसेक्शन वाले थे उनमें क्या करा है आपने, ऐड करा है। तो इनमें किया है ऐड और इनमें से किया है सब्ट्रैक्ट, उसी मिनिमम वैल्यू को जो आपने उस स्टार्टिंग में उठाई थी। फिर क्या करना है साहब, कॉपी एंड पेस्ट द रिमेनिंग वैल्यूज। जो अब बचा कुचा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। जैसे 4 अपनी जगह पर आ जाएगा, 0 अपनी जगह पर आ जाएगा, ये देखेंगे 0 0 अपनी जगह पर आ गया, 0 6 आ गया, 4 0 आ गया। अब ये एक नई मैट्रिक्स यहां पर डेवलप हो जाएगी। क्या इतनी बात सही लग रही है आपको? और जब इतनी बात सही लग रही है तो यानी कि एक नई मैट्रिक्स बन गई। अब आपसे कह रहे हैं इसको करने के बाद वापस आ जाइए स्टेप 1 पे। वापस कहां पे आ जाइए, स्टेप 1 पे, यानी कि फिर दोबारा कीजिए रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। तो यानी कि रो और कॉलम स्कैनिंग जब तक करनी होती है जब तक, हमने क्या देखा था यहाँ पे स्टेप 1 के बाद, जब तक नंबर ऑफ स्क्वायर जो हैं और नंबर ऑफ रोज जो हैं वो बराबर ना हो जाएं।
दोबारा फिर इसको करके देखेंगे, फिर मैच करेंगे कि लाइंस जितनी आपने बनाई यानी कि स्क्वायर जितने हैं और जो रोज हैं वो बराबर हुई या नहीं हुई। अगर हो जाएंगी तो एंड पे आ जाएंगे, वरना दोबारा इसी यहां से साइकिल को रिपीट करते रहेंगे। तो हमें ये साइकिल जब तक रिपीट करते रहनी है जब तक हमारे पास जो जीरोस हैं वो हर रो में एक एक जीरो ना आ जाए, या फिर ये कह लीजिए कि जब तक हमारे जो नंबर ऑफ स्क्वायर हैं और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बराबर ना हो जाए। अच्छा, इसमें एक ये कंडीशन आती है कि आप कितनी बार रिपीट कर रहे हैं लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा, तो फिर एक यहां पर कंसेप्ट आएगा डायगोनल सिलेक्शन का। डायगोनल सिलेक्शन क्या होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझाएंगे। मेन स्टेप यही है ना, वो एक ऐड हो जाएगा बीच में। खैर, फिर जब आप इसको कर रहे हैं और एक ऐसा मौका आया खुशी का जहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रोज बराबर हो गए, तो वहां से अब आप जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद बस एक स्टेप होता है जिसमें आपको अपना आंसर बताना होता है। मतलब इसके बाद सॉल्यूशन और कुछ नहीं होगा, बस फिर तो आपको आंसर बताना है। तो इसका मतलब आंसर आएगा स्टेप 4 के बाद। जब स्टेप 5 पे आना है तो स्टेप 4 के बाद 5 पे जब भी आ सकते हैं जब आपका जो नंबर ऑफ स्क्वायर है नंबर ऑफ रोज बराबर हो चुके होंगे, क्योंकि स्टेप 4 के बाद तो दोबारा यहाँ पे भेज दिया आपको इसने 1 पे आपने क्या करा, दोबारा रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग कर ली और फिर मैच करके देखा। तो ये फिलहाल मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए, अगर आपने स्टेप्स नोट कर ली हैं अच्छी तरह से तो इसका मतलब अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग आएंगे अटेंड करने के लिए तो ये नोटबुक अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि इसी की रेफरेंस से हम अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिए हैं जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं हंगेरियन मेथड्स के। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। और बेटा कोशिश ये क्या कीजिए कि जो भी हम लेक्चर आपके लिए अपलोड करते हैं वो आप हाथ के हाथ देख लिया करें, उससे मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ भाई जितने स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ बेनिफिट ड्राइव कर रहे हैं इन वीडियो से, कि अगर हम यहाँ पर मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा रही हैं। तो देख लिया करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।